ओके, आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है टेलविंड सीएसएस। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि टेलविंड सीएसएस क्या है, इसके कुछ कोर फीचर्स क्या हैं और इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ टेलविंड सीएसएस? सो टेलविंड सीएसएस एक लो लेवल यूटिलिटी बेस्ड सीएसएस फ्रेमवर्क है। मींस एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसका यूज़ जो हमें कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ यूटिलिटी या फिर हेल्पर क्लासेस प्रोवाइड करता है। एक हेल्पर क्लास का मतलब होता है कि एक ऐसी क्लास जो हमें एक स्पेसिफिक या सिंगल टाइप ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टी को सेट करने में यूज़ होती है। लाइक हेल्पर क्लास फॉर सेटिंग फॉन्ट साइज, हेल्पर क्लास फॉर सेटिंग पैडिंग, फॉर सेटिंग मार्जिन, बैकग्राउंड कलर एक्सेट्रा। सो डेविड हमें सिर्फ कुछ लो लेवल यूटिलिटी और हेल्पर क्लास प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। इसका मेन और आई थिंक इकलौता काम यही है। सो अनलाइक अदर सी एस एस फ्रेमवर्क, जैसे मैं बात करूँ बूटस्ट्रैप और फाउंडेशन की, तो वो हमें कुछ रेडीमेड या फिर रेडी टू यूज़ कंपोनेंट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मींस ऐसी क्लासेस जिसपे एक सेट ऑफ मल्टीपल स्टाइल प्रॉपर्टीज़ पहले से सेट होती है। लाइक अगर बूटस्ट्रैप में बात करूँ मैं बीटीएन क्लास की, विच इज़ अ बटन कंपोनेंट क्लास, इस पर कुछ बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, होवर स्टाइल्स, फोकस स्टाइल्स ऑलरेडी सेट होते हैं। तो टेलविड हमें ऐसी कोई क्लास प्रोवाइड नहीं करता है। टेलविड हमें सिर्फ कुछ हेल्पर क्लास प्रोवाइड करेगा जिनका यूज़ करके हम इस टाइप की कंपोनेंट क्लासेस भी बिल्ड कर सकते हैं। मीन्स हमें अपना खुद का कोई CSS नहीं लिखना है, हमें अपने खुद के कुछ स्टाइल्स नहीं लिखने हैं। हम टेलविड की यूटिलिटी क्लास को यूज़ करके ही एक कंपोनेंट क्लास भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो कि टेलविड हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, एक इंटरफेस के लिए। वहीं अगर मैं दूसरे फ्रेमवर्क की बात करूँ जैसे बूटस्ट्रैप, वो हमें कुछ रेडीमेड बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेलविड एंड अदर मेजर फ्रेमवर्क्स। ओके, तो नेक्स्ट आता है वाई टेलविड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमाइजेशन फीचर देता है टेलविड हमें। तो टेलविड हमें कस्टमाइजेशन का फीचर देता है। मींस कि वी कैन कॉन्फ़िगर कि हमें कौन से टेलविड की डिफ़ॉल्ट हेल्पर क्लासेस को इंक्लूड करना है, कौन सी हमें इंक्लूड नहीं करनी है। मीन्स कौन सी हमें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं। हम अपनी खुद की हेल्पर क्लासेस इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और जो इसकी एग्जिस्टिंग हेल्पर क्लासेस हैं हम उन्हें ओवरराइड भी कर सकते हैं, बट इन अ क्लीन वे। क्लीन वे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं दूसरे फ्रेमवर्क की बात करूँ तो उसमें अगर आपको कोई भी उनकी मेन क्लास को अगर आपको ओवरराइड करना है तो आपको अपने खुद की स्टाइल्स लिख के उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। वो फ्रेमवर्क आपको कोई ऐसा रेडी टू यूज़ मेथड प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो कि ओवरराइड कर सकते हो स्टाइल्स को। टेलविड हमें वही एक बहुत ज़्यादा क्लीन और एक ईजी टू यूज़ मेथड प्रोवाइड करता है कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू, जिसके थ्रू हम टेलविड की यूटिलिटी क्लासेज या हेल्पर क्लासेस को हम ओवरराइड कर सकते हैं या फिर उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। वाइडली यूज फ्रेमवर्क, काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज यूटिलिटी फ्रेमवर्क है टेलविड, और इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रिस्पॉन्सिव एवरीवेयर, इसका मतलब है कि जो टेलविड की जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस हैं उन सब के रेस्पेक्ट में उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिव क्लासेस भी जनरेट होती हैं। सो दैट जो कि रिस्पॉन्सिवनेस आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशन का एक मेजर रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए भी टेलविड हमें काफ़ी ईजी टू यूज़ क्लासेस प्रोवाइड करता है फॉर एवरी स्पेसिफिक यूटिलिटी क्लासेस इट क्रिएट्स, like SM for small screen, MD for medium screen, LG for large screen, for every specific utility class. Provide tools for extracting component classes from repeated utility patterns. जैसे मैंने बताया कि हम इसके डिफरेंट यूटिलिटी क्लासेस को एक्सट्रैक्ट करके एक कंपोनेंट क्लासेस बना सकते हैं। इसके एक मेन के साथ ऐसे ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमने एक बटन का कंपोनेंट पे बनाना है, तो हमने उस पर एक यूटिलिटी क्लास का पैटर्न सेट किया है, या फिर कहूँ कि कुछ मल्टीपल यूटिलिटी क्लासेस सेट करी हैं। तो वो एक बहुत कॉमन कंपोनेंट है बटन, तो हम बार बार से कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि हम उस जो यूटिलिटी पैटर्न जो हमने क्रिएट किया है या फिर यूटिलिटी क्लासेस हमने जो ऐड करी हैं हम उन्हें एक कंपोनेंट में एक्सट्रैक्ट कर लें, जस्ट लाइक अदर फ्रेमवर्क जो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो बट बाय यूजिंग यूटिलिटी क्लासेस ऑफ टेलविड, जैसा मैंने बताया हमें इसमें कोई स्टाइल नहीं लिखना है, हमें उसकी यूटिलिटी क्लासेस को हम यूज़ करके ही कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट क्लासेस क्रिएट करेंगे। ये हम देखेंगे आगे थोड़े टाइम में कि ये
कि हम कैसे कर सकते हैं अचीव रैपिड डेवलपमेंट इफ़ नो सी एस एस वेल। आई थिंक ये हर एक मेजर फ्रेमवर्क का एक एडवांटेज है कि अगर आपको सी एस एस अच्छे से आते हैं तो आप क्वाइट रैपिडली एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। बट टेलविंड में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है बिकॉज टेलविंड आपको लगभग सब तरह के स्टाइल प्रॉपर्टीज की क्लास दे देगा, तो आपको क्वाइट फ्रिक्वेंटली सी एस एस फाइल में वापस जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी HTML फाइल में ही लिख के अपना सारा इंटरफेस बिल्ड कर सकते हो। कोई कोई रेयर केस है जब आपको मान लो कि कंपोनेंट क्रिएट करना है तो शायद आपको अपनी सी एस एस फाइल पे स्विच करना पड़े, तो आई थिंक दैट्स रेयर, बहुत ही रेयर होगा वो चांस। सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू यूज़ ओके। सो देयर आर टू वेज, दो तरह से हम टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बाय CDN एंड अदर बाय NPM। तो CDN के थ्रू यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक लिंक ऐड करना है आपके HTML के हेड टैग में टेलविंड CSS का, फिर आपके HTML में आप टेलविंड की जितनी भी डिफ़ॉल्ट क्लास है उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। बट ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है एज जो टेलविंड का मेन फीचर है इन माय ओपिनियन एंड आई थिंक जो है कन्फिग्रेशन, वो आपको नहीं मिलेगा। आप सिर्फ उसकी क्लासेस को यूज़ कर सकते हो और ओवर ऐड करने के लिए आपको वही जो दूसरे फ्रेमवर्क्स में होता है आपको अपनी CSS के थ्रू से ओवर ऐड करना पड़ेगा। मीन्स आपको जो कन्फिग्रेशन का फीचर है टेलविंड वो आपको नहीं मिलेगा। बट येस, अगर आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो टेलविंड की क्लासेस और आप जस्ट लर्न कर रहे हो कुछ, तो आप यस टेलविंड को आप एज अ CDN यूज़ कर सकते हो। तो इस वाले सेशन में हम NPM के थ्रू यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक कमांड मैंने बताई है, NPM इंस्टॉल टेलविंड CSS, अपनी CSS फाइल में डायरेक्टिव ऐड करनी है। ओके, तो एक बार ये प्रोसेस देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के छोटे से एग्जांपल से ट्राई करते हैं टेलविंड के। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, थिंक माई कोड एडिटर इज़ विजिबल। ओके, तो अभी के लिए मैंने एक मेरा एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट किया है टेलविंड के नेम से। तो सबसे पहले मैं इसमें एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करूँगा Node.js का, बिकॉज वी वांट टू यूज़ टेलविंड्स NPM पैकेज। सो आई एम इनिशिएटिंग NPM प्रोजेक्ट। मैं सारी डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन यूज़ करूँगा इसमें। ओके, तो इसने हमारे लिए एक बेसिक सी पैकेज और जिसने क्रिएट कर दिया। तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अब हम टेलविंड का पैकेज इंस्टॉल करेंगे इसमें, टेलविंड CSS। तो इंस्टॉल हो रहा है। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास एक टेलविंड CSS डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है हमारी पैकेज ऑडिशन फाइल में, या फिर कहूँ हमारे प्रोजेक्ट में। तो टेलविंड को यूज़ करने के लिए हमें जनरली 3 फाइल चाहिए होती हैं। वन इज़ टेम्पलेट फाइल, जिसके अंदर आप अपने स्टाइल्स को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल HTML फाइल चाहिए आपको एक, और 2 CSS फाइल आपको नीड पड़ेंगी। इसमें से एक CSS फाइल एज अ इनपुट काम करेगी फॉर टेलविंड CSS टू जनरेट इट्स यूटिलिटी क्लासेस इन द आउटपुट CSS फाइल विच इज़ द अदर फाइल। सो 2 CSS फाइल चाहिए, वन इज़ एंट्री एंड अदर इज़ आउटपुट फाइल। तो क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से वो 3 फाइल। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट एन HTML फाइल। मैं एंट्री फाइल का नाम एंट्री CSS रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। आउटपुट CSS फाइल। ओके, तो अभी के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं उसके लिए। जो एंट्री CSS फाइल है उसका कुछ लेना देना नहीं है इंडेक्स HTML से, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट फाइल इन आवर इंडेक्स HTML फाइल। हमें सिर्फ अपनी आउटपुट CSS फाइल से लेना देना है हमारी HTML फाइल को। तो हम इसे एज अ स्टाइल शीट अपनी आउटपुट फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी के लिए कुछ नहीं है, हमारी इनपुट फाइल खाली, आउटपुट फाइल खाली। तो सबसे पहले हमें जो हमने PPT में देखा था, हमें 3 डायरेक्टिव्स सेट करने हैं टेलविंड के। टेलविंड बेस, components एंड टेलविंड यूटिलिटीज़। ओके, ठीक है, तो समझते हैं तीनों करते क्या हैं।
तो टेलविंड एक डायरेक्टिव है जो टेलविंड हमें प्रोवाइड करता है। तो हम कह रहे हैं टेलविंड को कि जितनी भी बेस प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, जितने बेसिक स्टाइल से टेलविंड हमारे लिए सेट करता है वो सब इंक्लूड करो हमारी आउटपुट फाइल में। जितने भी कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल टेलविंड हमें एक ही कंपोनेंट प्रोवाइड करता है विच इज़ कंटेनर, जो कि आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। और उसमें ज़्यादा कुछ स्टाइल सेट नहीं है, उसमें सिर्फ एक मैक्सिमम वेट, मिनिमम वेट और कुछ रिस्पॉन्सिव स्टाइल सेट है। मेन इज़ यूटिलिटीज़, जिसमें जो जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस टेलविंड प्रोवाइड करता है, हम इस वाले डायरेक्टिव के थ्रू हम कह रहे हैं कि वो सब हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सब इंपोर्ट करो इस सेक्शन के अंदर, इस मतलब हमारी आउटपुट फाइल के अंदर। ठीक है, तो अभी हमें आउटपुट फाइल में कुछ नहीं करना है, हम इंडेक्स फाइल में अभी कुछ नहीं करना है, हमारी एंट्री CSS फाइल रेडी है। तो अब हम वापस जाएंगे अपनी package.json फाइल में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे बिल्ड CSS, हमें स्क्रिप्ट ऐड करेंगे टेलविंड CSS को बिल्ड करने के लिए। मैंने CSS इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा नेम स्पेसिफिक हो जाए कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। हम कमांड लिखेंगे टेलविंड CSS बिल्ड, जो टेलविंड कमांड। इनपुट फाइल का पाथ हमारे रूट पे एंट्री CSS है, -o मीन्स आउटपुट, एंड आउटपुट फाइल का पाथ कौन सी फाइल में हमें इनपुट करना है। तो हमने ये रन किया, run npm install टेलविंड CSS, सॉरी बिल्ड CSS। ओके, तो क्या, तो इसने हमारे लिए बिल्ड कर दिया है अपने स्टाइल्स। तो अब हम अगर आउटपुट फाइल में जाके देखेंगे तो इसने हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्लासेस जनरेट करी हैं। कुछ ने बेसिक स्टाइल्स ऐड करे हैं, कोई कंपोनेंट होगा तो उन्हें वो ऐड किया होगा। अब हम ऑब्वियसली सब क्लासेस डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक ये क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और ये मेनली एक टाइप की ही स्टाइल्स को सेट करने में यूज़ हो रहा है। लाइक बॉर्डर के लिए तो बॉर्डर क्लास बॉर्डर स्टाइल सेट हो रहे हैं, बैकग्राउंड के लिए तो बैकग्राउंड स्टाइल सेट हो रहा है इस टाइप से। तो हम सब एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम इसकी, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ दिखाने, एग्जाम्पल आई मूव माई ब्राउज़र एंड टेलविंड CSS हम के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए। तो यहाँ पे आप न्यूज़ स्क्रॉल करके आओगे तो लेआउट से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो हमें टेलविंड प्रोवाइड करता है। ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने समझाए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेज हैं, आप इनके डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, आप जाके देख सकते हो। नेम जो क्लासेज के नेम है वो क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप वो भी आसानी से देख सकते हो। तो इसलिए हम सब साथ डिस्कस नहीं करेंगे सारी क्लासेस। तो मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ इसके। तो अब अगर मैं वापस अपने कोड पे जाऊँ, ओके, तो अब हमने ऑलरेडी अपनी आउटपुट CSS फाइल इंपोर्ट कर ली है। नाउ ये फाइल अब सिंपल एक CSS फाइल की तरह काम कर रही है। तो हमने लिया एक बटन, फॉर एग्जांपल हमने एक बटन लिया। नाउ लेट्स रन दिस कोड। ओके, तो आप देखोगे कि इसने कोई स्टाइल नहीं लगाया हमारे, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है इसने वो भी हटा दिए। सॉरी, ब्राउज़र स्क्रीन। तो अब मैं यहाँ पे आया, मैंने अपना index.html फाइल एज ए लाइव सर्वर रन किया, क्योंकि VS कोड का एक फीचर है। तो इसमें आप देखोगे कि इनने सारे जो बटन के डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो हटा दिए हैं। जो डिफ़ॉल्ट एक बटन कंपोनेंट होते हैं HTML के, इसने वो हमारे लिए रिमूव कर दिए हैं। बिकॉज हमने जो एंट्री CSS फाइल में हमने टेलविंड बेस लिखा था, हमने टेलविंड को कहा था कि जितने भी बेस स्टाइल्स इंक्लूड कर प्रोवाइड करता है वो सब इंक्लूड कर लो। हम चाहे तो उसे डायरेक्टिव को हटा के भी यूज़ कर सकते हैं, फिर बेस स्टाइल अपने अप्लाई नहीं करेगा, बट आई थिंक वी डोंट नीड दैट। ओके, तो अपने कोड पर वापस जाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले बटन में हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, सम इनसाइड पैडिंग, टेक्स्ट कलर, राउंडेड बॉर्डर, तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि करके प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर। तो मैं वापस इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ ताकि हम देख सकें कौन कौन सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो ये बैकग्राउंड कलर हमें सेक्शन मिलेगा बैकग्राउंड्स के अंदर।
तो आप देखोगे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स के लिए क्लासेस जनरेट करी हैं. फॉर एग्जांपल ग्रे, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू. 100-200 मीन्स फॉर स्पेसिफिक शेड, कलर का कौन सा शेड आपको यूज़ करना है. तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज़ ब्लू 600. मैं कॉपी करूँगा और अपने कोड में जाकर इससे ऐड कर दूँगा. ओके. तो अगर अब हम इसे रन करें और वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखें कि क्या होता है, तो हम वापस आए तो वी कैन सी दैट इस पर एक बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी लग गया है. बट अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, बिकॉज इसमें हमें एक थोड़ा सा पैडिंग सेट करना है, थोड़े से ब्राउन बॉर्डर सेट करने हैं, कलर सेट करना है. फिर मैं अब वो कलर सब क्लासेस सेट कर देता हूँ. सो फॉर टेक्स्ट कलर हम पे सेम जैसे BG कलर है वैसे हम पे टेक्स्ट कलर के लिए भी सेम क्लास है. जैसे हमने लिखा टेक्स्ट वाइट. इफ़ यू वांट टेक्स्ट वाइट, या आप क्लासेस जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चेक कर सकते हो. तो उनका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एंड फॉर पैडिंग वी हैव P hyphen means padding from all side. PX hyphen means padding from X axis, means left and right. PY hyphen means padding from top and bottom, means from Y axis. PL left, PR right, PD from bottom, PT from left. तो इस टाइप से हमारी पैडिंग और मार्जिनिंग क्लासेस इस टाइप से चलेंगी. मार्जिन के लिए हम वही सेम P की जगह M हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल एक मिनट और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके देख लेते हैं कि ये यूनिट्स क्या यूज़ कर रहा है एक पैडिंग वेडिंग सेट करने के लिए. तो वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आए तो हम ऊपर स्क्रॉल करके गए और हम पैडिंग सेक्शन में आए. तो यहाँ पे हमने देखा कि इन्हें पैडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जनरेट करी. जैसे मैंने बताया PD, PL, PX, PY काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जनरेट करता है. तो जो टेलविन की डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग यूनिट है वो होती है रैम. येस ऑफ कोर्स वी कैन कन्फिगर इट, बट अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं. हमें रैम प्रोवाइड करता है रैम में. फॉर एग्जांपल मुझे एक्स एक्सिस पे अपना मतलब पैडिंग चाहिए मे बी 4 मीन्स 1 रैम, एंड वाई एक्सिस पे मुझे इसका आधा चाहिए मीन्स PY2. ओके. तो अब हम ये सेट कर लेते हैं PX4 एंड PY2. ओके. साथ साथ एक राउंड. तो अभी हम इसे देखते हैं कि जैसा कि आप अब यहाँ पे देखेंगे हम इसने हमारे कुछ पैडिंग लगा दी है. पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड टॉप बॉटम एंड पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट. हमें कुछ इसके राउंडेड कॉर्नर देने हैं. तो फिर से हम एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चेक कर लेते हैं. ये क्लासेस ऐसी हैं कि अगर आप एक बार समझ लोगे, देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है. आपको याद रहेंगी कि कौन सी क्लासेस किस स्पेसिफिक स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल हमें राउंडेड बॉर्डर चाहिए तो हम बॉर्डर के सेक्शन पे आएंगे और बॉर्डर रेडियस पे जाएंगे. तो ये सब बॉर्डर के लिए स्पेसिफिक क्लासेस जनरेट हुई हैं. दे आर ऑल्सो क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. राउंडेड उन्होंने यूज़ किया है बॉर्डर रेडियस के लिए. तो हम ये सिंपल 0.25 रैम की ही क्लास को यूज़ करेंगे. सो वी गो फॉर राउंडेड एंड वी देन अप्लाई इट टू अवर बटन. ठीक है. तो अब हम वापस जाएंगे. ब्राउज़र हमने फाइल पे तो आप देखोगे कि काइट राउंडेड बॉर्डर आ गए हैं. थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कॉर्नर से हट जाए. तो स्पेसिंग के लिए हम मार्जिन यूज़ कर लेंगे. सेम जैसे पैडिंग की क्लासेस वैसे मार्जिन की है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव मार्जिन टॉप 10 मीन्स आई थिंक 2.5 रैम एंड मार्जिन लेफ्ट ऑल्सो 2.5 रैम. तो अब अगर हम इसे देखेंगे तो ठीक है. थोड़ा सा अच्छा सा व्यू दिख रहा है इसका. तो अभी भी बटन के कुछ स्पेसिफिक क्लास होते हैं. जैसे होवर पे थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो तो डार्क हो. फोकस पे जो आउटलाइन आती है वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिमूव भी करते हैं, हमें नहीं चाहिए होती है. हमें कुछ स्टाइल्स ऐड करने होते हैं. तो अब मैं होवर और फोकस कैसे सेट करें. मतलब फोकस और होवर की इन्होंने एक यूटिलिटी क्लास ही हमें प्रोवाइड करते हैं. तो वो कैसे सेट करें उसका एक बार देख लेते हैं.
तो होवर और फोकस के लिए आपको सिंपल होवर कोलन और उसके आगे जोन सी क्लास आपको होवर पर सेट करनी है वो आप डाल सकते हो। तो जितने भी क्लासेस के लिए होवर और फोकस क्लासेस जनरेट करता है टेलविंड, उन सबको यूज़ करने के लिए आपको होवर कोलन यूज़ करना है, फोकस के लिए फोकस कोलन, या फिर और कोई भी क्लास जनरेट करता है वो आपके लिए स्पेसिफिक, लाइक सूडो क्लास जनरेट करता है आपके लिए, तो आपको ऐसे यूज़ करनी है उसे, होवर कोलन फोकस कोलन सेट। फॉर एग्जांपल मुझे होवर पे जो बीजी ब्लू है उसका शेड 600 या 900 करना है, एंड फोकस पे मुझे आउटलाइन नन कर देनी है उसकी। ओके, इट्स ऑल्सो एन टेलविंड क्लास, कैन चेक इट आउट ऑल्सो। ओके, अब मैं अगर वापस जाऊंगा अपने ब्राउज़र पे, तो आप देखोगे आप इसमें एक होवर का स्टाइल आ गया है, और फोकस पे जूम करूँ तो फोकस पे कोई वो आउटलाइन भी नहीं आ रही है। तो यस, नाउ वी हैव अ क्वाइट नाइस लुकिंग बटन, अब एक थोड़ा अच्छा दिखने वाला बटन आ गया है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा इसका, फॉर रिस्पॉन्सिवनेस विच इज़ अ कोर रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न डिज़ाइंस। इसे थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देगा ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए। ओके, तो रिस्पॉन्सिव के एग्जांपल के लिए मैं CSS ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ। उसकी क्लासेस भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी। ग्रिड मीन्स डिस्प्ले ग्रिड, grid calls for maybe means which grid columns you are applying grid template columns, 4 grid templates column, 3 grid template column 2, which is a CSS property. Okay, and cap 4 means कितना grid gap आप यूज़ करना चाहते हो, मीन्स cap 4 इनकी भी यूनिट्स स्पेसिफिक टू डिफ़ॉल्ट यूनिट्स हैं रैम पे, तो इसकी भी सेट है। हम इसके कुछ 4 चाइल्ड्स ऐड कर देते हैं, हम स्पेसिफिक चाइल्ड पे कुछ क्लास लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल BG रेड 600 राउंडेड ऑर्डर पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट 4 मीन्स 1 रैम, P पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, B 2 means 0.5 रैम, एंड टेक्स्ट वाइट एंड टेक्स्ट सेंटर, which text center means text align center। हमने इसमें ले लिया कॉल 1, इसलिए हमने काफ़ी सारे कॉल्स इसमें जनरेट कर लेंगे, कॉल 2, कॉल 3 एंड कॉल 4। ओके, अब हम देखते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या रिज़ल्ट जनरेट किया है। ओके, तो अब आप देखोगे कि इसने हमारे लिए 4 कॉलम्स का बना दिया है। अभी के लिए हमने इस पर कोई ब्रेक पॉइंट्स पे कुछ चेंजेस सेट नहीं किए हैं। अगर आप इसमें देखो, ओके, अब वापस आते हैं अपने कोड पे। तो ओके, तो रिस्पॉन्सिवनेस सेट करने के लिए सेम जैसे अदर फ्रेमवर्क्स हमें SM, MD, LG एंड एक्सेल आइडेंटिफायर देते हैं, वैसे ही हमें टेलविंड भी देता है। रिस्पॉन्सिव क्लासेस भी सेम होवर और फोकस की तरह यूज़ कर सकते हो आप, SM कोलन, MD कोलन, LG कोलन एंड एक्सेल कोलन, स्मॉल मीडियम लार्ज, वो में सेट कर देने हैं मेरी 1। वी वांट सिंगल कॉलम ऑन स्मॉल स्क्रीन वेबसाइट, वेबसाइट कह रहा हूँ, स्मॉल स्क्रीन साइजेस, सॉरी। तो देखते हैं कि इसने क्या किया हमारे लिए। तो हम वापस जाएंगे अपने ब्राउज़र में, बट जो हम चाहते थे वो तो इसने सेट नहीं किया। हम चाहते थे कि स्मॉल स्क्रीन साइज़ पे ये सिंगल कॉल हो, बट ये तो लार्ज स्क्रीन साइज़ पे भी मतलब सिंगल कॉल ही हो गया, इसने हमारा 4 कॉल वाला नहीं लिया। सो दैट्स बिकॉज टेलविंड जो है वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे बिल्ड हुआ है, मीन्स जितनी भी रिस्पॉन्सिव क्लास होंगी वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे बिल्ड हुई है। इट मीन्स कि आप SM के आगे जितना जो भी क्लास लगाओगे वो स्मॉल स्क्रीन साइज़ के ब्रेक पॉइंट, आई थिंक विच इज़ 640 पिक्सल इन टेलविंड, 640 पिक्सल टेलविंड, तो 640 पिक्सल से ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज़ होंगे ये क्लास उन पर लगेगी। सेम फॉर MD, आई थिंक इस ब्रेक पॉइंट इज 768। अगर मैं इस पर लगाऊँ ग्रिड कॉल्स आई थिंक 2 मे बी, एंड फॉर LG आई एम अप्लाइंग ग्रिड कॉल्स 4 टू बी सम, तो थोड़ा स्पेसिफिक होने के लिए हम ये कर देते हैं, कॉल्स कर देते हैं, इसे 3 कर देते हैं। ओके, सो
अब हमारा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, मतलब जितनी भी स्मॉल स्क्रीन साइज में 640 पिक्सल से ऊपर के साइज़ पे 2 कॉलम्स लिखना चाहिए, 768 से ऊपर के साइज़ पे हमें लिखना चाहिए 3 कॉलम, एंड एल जी का आई थिंक 1024 पिक्सल है, तो 1024 पिक्सल के स्क्रीन साइज से ऊपर हमें लिखनी चाहिए 4 कॉलम। तो अब देखते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई, जो हम चाहते हैं वो हमारा अचीव हुआ या नहीं, एंड आई गेस ये हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसका डेव टूल्स खोल लूँ टू शो यू। ओके, तो अभी देखोगे कि हमारा जो साइज़ है वो 1680 पिक्सल है, विच इज़ ग्रेटर देन लार्ज स्क्रीन्स बिग पॉइंट विच इज़ 1024। तो जैसे ही हम 1024 क्रॉस करेंगे तो इसे एम का स्टाइल लगा देना चाहिए। लेट्स क्रॉस 1024 एंड हियर इट गोज़। सो 1024 पार करते इसने एम का लगा दिया, जो कि हमारे लिए है 3 कॉल। इन 768 पिक्सल पार करते ही इसने हमारे लिए, सॉरी हाँ 768 पिक्सल पे आते ही इसने हमारे लिए लगा, सॉरी 1024 पिक्सल, सॉरी 1024 पिक्सल पार करते इसने हमारे लिए एम की क्लास लगा दी। सेम जैसे ही हम 768 पिक्सल जो कि एम का ब्रेक पॉइंट है हम उसे क्रॉस करेंगे तो इसे एस की लगा देनी चाहिए, जो कि हमारा 2 कॉल था। तो इसमें जैसे हमने एम का ब्रेक पॉइंट पार किया तो इसने हमारे लिए एस की क्लास लगा दी। और सेम फॉर एस जैसे हम एस का 640 पिक्सल हमने पार किया तो इसने हमारे लिए डिफ़ॉल्ट क्लास जो हमने 1 कॉल सेट कर रखा है इसने वो लगा दिया। सो इस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस वर्क करती है टेलविंड के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर यू आर नॉट, यू डोंट वांट दिस मोबाइल फर्स्ट अप्रोच हमको नहीं चाहिए, तो ये यू कैन कॉन्फ़िगर दिस ब्रेक पॉइंट ऑल्सो इन कॉन्फ़िग फाइल, जो कि हम अभी देखेंगे कुछ देर में। तो वो भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इफ़ यू वांट टू प्ले ऑन मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट पे खेलना चाहते हो या फिर अपने खुद के ब्रेक पॉइंट सेट करना चाहते हो, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ओके, सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे। अब हम इससे कुछ कोर फीचर की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर सम कोर फीचर्स ऑफ टेलविंड। ओके, ओके, तो कोर फीचर्स में है कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू मेक टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगरेबल, थीम, व्हाट इज़ थीम, और थीम के अंदर ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, स्पेसिंग कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब। एंड वेरिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग यूटिलिटी पैटर्न्स को हम एक्सट्रैक्ट करके कंपोनेंट बना सकते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। साइज़ ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि एक मिनट मैं आपको दिखाऊं कोड, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका साइज़ 2.42 MB है, विच इज़ क्वाइट लार्ज। विच इज़ क्वाइट लार्ज। हमें इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो भी हम अभी कुछ देर में वो भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू फर्स्ट स्टेप विच इज़ कॉन्फ़िगरेशन। सो हाउ टू मेक टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगरेबल। तो कॉन्फ़िगरेबल बनाने के लिए टेलविंड सीएसएस को हमको उसके रूट पे एक फाइल ऐड करनी पड़ेगी, tailwind.config.js विद दिस कंटेंट। अभी कंटेंट पे हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ऐसी फाइल बना के रख सकते हो अपने रूट फोल्डर में, अपने रूट फोल्डर के रूट पे। एंड या तो आप उसे मैनुअली क्रिएट कर सकते हो या फिर इस कमांड के थ्रू आप उसे क्रिएट कर सकते हो, npx tailwind css init, या फिर अपना खुद का पैकेज हो जिसमें स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो फॉर config build विद दिस कमांड tailwind css init। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ config file, सेकेंड। ओके, तो इस बात है तो हमें क्या करना, हमें tailwind.config.js सेम नाम से होना चाहिए, tailwind.config.js। हम इस नाम से हमने क्रिएट किया, हमने इसमें अभी के लिए कंटेंट लगा दिया module.export। अब जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट है वो सब हम इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ही करेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी हम कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करेंगे या फिर इसकी एंट्री सीएसएस फाइल में चेंज करेंगे तो हमें टेलविंड को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो इन 2 फाइल्स के बेस पे फिर से हमारा एक आउटपुट सीएसएस बिल्ड करें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। थीम, सो थीम ऑब्जेक्ट या फिर थीम सेक्शन
वो है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो, लाइक कलर्स और कलर पैलेट और स्पेसिंग यूनिट्स, स्क्रीन साइजेस मीन्स ब्रेक पॉइंट्स, आपको कौन से ब्रेक पॉइंट्स पे खेलना है, एंड एवरी कोर यूटिलिटी क्लास जो टेलविंड हमें प्रोवाइड करता है, लाइक फॉर बैकग्राउंड कलर, फॉर ग्रिड्स, फॉर टेक्स्ट कलर, वो सब आप इसमें कन्फिगर कर सकते हो। सो थीम के अंदर काफ़ी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपना खुद का स्टाइल गाइड डिफाइन कर सकते हो, या फिर अपना खुद का एक डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, विच इज़ ए फीचर विच इज़ ऑलरेडी टोल्ड बाय देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। उसमें उन्होंने बताया है कि टेलविंड इज़ नॉट जस्ट ए CSS फ्रेमवर्क, वो एक टूल है जिसके थ्रू आप अपना एक डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो थीम का एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ साथ। ओके, तो हमें क्या करना है, थीम का सेक्शन एक क्रिएट करना है अपनी कॉन्फ़िग फाइल में। ओके, सो अभी के लिए अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखूं कि कौन कौन से कलर्स ये प्रोवाइड करता है, तो मैं यहाँ गया, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके जाऊँगा और यहाँ पे मुझे मिले कलर्स मिलेंगे। तो आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको दिखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट कलर्स के लिए क्लासेस जनरेट करता है, फॉर ग्रे कलर, फॉर रेड कलर, फॉर ऑरेंज, एंड हर एक कलर के लिए वो हर एक कलर स्पेसिफिक क्लास जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल ग्रे कलर के लिए वो बॉर्डर कलर क्लास जनरेट करेगा, फॉर बैकग्राउंड कलर जनरेट करेगा, एंड टेक्स्ट कलर जनरेट करेगा, एंड सो ऑन, जितनी भी कलर स्पेसिफिक क्लासेस है वो उसके लिए जनरेट करेगा हर एक कलर के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमें अपना खुद का एक कलर ऐड करना है, तो वो हम थीम के थ्रू कर सकते हैं, थीम ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम वापस अपने कोड पे जाएंगे, हमें यहाँ लिखना है कलर्स विच इज़ यूज टू सेट कलर पैलेट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हमें चाहिए नाइट ब्लू कलर, तो आप इसका कलर या तो ऐसे सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आई थिंक 051 आई थिंक एंड 121, तो या तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि जो टेलविंड आपके लिए शेड्स क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज आप बता ही नहीं रहोगे कौन कौन से शेड पे कौन कौन से कलर आपको यूज़ करना है। इसके लिए आपके लिए सिर्फ एक नाइट ब्लू क्लास क्रिएट कर देगा, इससे कोई शेड क्रिएट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें शेड्स चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि शेड्स के लिए आप 100, 200, 300 ये वाले आइडेंटिफायर यूज़ करो, आप अपने खुद के बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वांट 0, इसका कलर आई थिंक 2 हो, तो मैं ऐसे और भी बना लेता हूँ। 1 के लिए मुझे चाहिए 4, एंड 2 पे मुझे चाहिए 6, एंड 3 पे मुझे चाहिए 8, एंड 4 पे मुझे चाहिए 1। ओके, जैसे मैंने बताया कि चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको टेलविंड CSS को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। मैं फिर से बिल्ड करता हूँ। ओके, तो अब हम इसके आउटपुट फाइल में अगर जाके सर्च करें, हमने सर्च किया नाइट ब्लू, अब देखोगे इसने मतलब 0, 1, 2, 3 डिफरेंट शेड्स की क्लासेस बना दिए, फिर देयर स्पेसिफिक कलर्स आगे सेट है। ओके, हम अब फॉर एग्जांपल हमें बटन का कलर चेंज करना है, हम जाएंगे नाइट ब्लू, इसमें सेट कर दो नाइट ब्लू। हमने 600 सेट ही नहीं किया है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 2, इसे कॉपी कर लेते हैं, एंड होवर पे हमें चाहिए नाइट ब्लू का 4th शेड। ओके, सो अब हम वापस आते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या इसने हमारे जनरेट किया है ये सब या नहीं। तो हम आते हैं, तो मतलब आप देखोगे कि येस कलर तो उन्होंने हमारे नाइट ब्लू का जनरेट कर दिया और होवर पे भी सही से लग रहा है, बट जो हमारे डिफ़ॉल्ट क्लास जो टेलविंड ने दिए थे वो सब पे अप्लाई नहीं हुए, मतलब वो क्रिएट ही नहीं हुए एक तरह से, बिकॉज टेलविंड को मिले ही नहीं है कि BG ब्लू और BG रेड करके भी कोई कलर है या नहीं। सो वाई ऐसा क्यों हुआ? सो इट्स बिकॉज बाय सेटिंग कलर्स लाइक दिस ऑन रूट ऑफ थीम ऑब्जेक्ट, हम टेलविंड को बता रहे हैं कि जो कलर्स है उन्हें रिप्लेस करना है, जो कलर पैलेट है हमारा उसे रिप्लेस करना है रादर कि उसे एक्सटेंड करने का नाम। तो क्या करेगा टेलविंड, जितने भी डिफ़ॉल्ट होंगे वो उन्हें हटा देगा और सिर्फ हमारा जो हम कलर पैलेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने थीम के रूट पे, वो वही कलर एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे वो रिमूव कर देगा। सो टेलविंड ने इसका सोल्यूशन भी दिया है, इफ़ वी वांट टू जस्ट ऐड अवर कलर टू द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या फिर एग्जिस्टिंग कलर में अपना कलर सिर्फ ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड प्रॉपर्टी टेलविंड हमें प्रोवाइड करता है,
तो हम जो भी प्रॉपर्टीज़, थीम रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंड के अंदर सेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो बस उन्हें एज अ वो उन्हें सिर्फ ऐड कर देगा हमारे एग्जिस्टिंग या डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में, वो रिप्लेस नहीं करेगा पूरे कॉन्फ़िगरेशन में। फर्स्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर कलर पैलेट इन दिस केस। तो हम फिर से बिल्ड करते हैं, ठीक है, हम ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब वापस जाके देखते हैं कि आई थिंक अब सब कलर वापस आ जाने चाहिए। तो हम ब्राउज़र पे जाते हैं, तो यस नाउ वी हैव फॉर होल स्टाइलिंग, सारे डिफ़ॉल्ट कलर्स भी हम पे हैं और अपना खुद का नाइट ब्लू कलर भी हमने ऐड कर दिया। ओके, सो इस तरह से कलर्स कर सकते हैं। एक दो और प्रॉपर्टीज़ सेट करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग हम सेट कर सकते हैं, मीन स्पेसिंग मीन जो भी स्पेसिंग रिलेटेड क्लासेज हैं, लाइक फॉर पैडिंग, फॉर मार्जिन, फॉर विड्थ, हाइट, उन सब के लिए क्लास यूनिट कर देगा स्पेसिंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो 0 पे सेट है, हमें उसका यूनिट कर देना है 0 पिक्सल। 1 पे हमें कर देना है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पिक्सल, सॉरी फॉर 1 और 2। 2 पे हमें कर देना है 10 पिक्सल एंड 3 पे 15 पिक्सल एंड 4 पे 20 पिक्सल। ओके, तो अब हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग ये टेलविंड के डिफ़ॉल्ट जो आइडेंटिफायर्स हैं जो स्पेसिंग के लिए वो सेट करता है, लाइक PY1, PY0, PY2, हम उन्हें ही सेट कर रहे हैं। तो अगर हम उसे एक्सटेंड के अंदर सेट कर रहे हैं तो वो जितनी भी डिफ़ॉल्ट हमें स्पेसिंग इनसे अलग हैं उन सबको वैसा का वैसे ही रखेगा, बट जो उसे मिलेगा कि जो एग्जिस्टिंग पहले से है डिफ़ॉल्ट पे, तो वो उन्हें रिप्लेस कर देगा इन वाले यूनिट के वैल्यूज़ से। ओके, तो हम फिर से बिल्ड करते हैं, हम फिर से CSS फाइल बिल्ड करते हैं। तो अभी के लिए अगर हम अपने HTML में देखें, तो हम HTML में देखें तो हमने PX4 कर रखा है, जिसका डिफ़ॉल्ट यूनिट था 1 रैम, 2 का था 0.5 रैम। बट हम देखेंगे तो हमने 4 के लिए सेट कर दिया है 20 पिक्सल और 2 के लिए कर दिया 10 पिक्सल। तो इसी हिसाब से आना चाहिए। तो हम वापस तो हम चेक करते हैं कि ब्राउज़र में एक्चुअली में क्या आ रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, हम इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या क्लास लगी है। तो आप देखोगे कि PX4 के लिए हमने पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल लगाया, मीन्स हमने जो स्पेसिंग यूनिट सेट करा था फॉर 4 आइडेंटिफायर, मीन्स फॉर 4 टू आइडेंटिफायर, वो वाली हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी है। फॉर 4 20 पिक्सल कर दिया है, 2 10 पिक्सल कर दिया है। तो इस टाइप से हम स्पेसिंग रिलेटेड जितनी भी हमारी यूटिलिटी क्लासेज हैं उन्हें हम स्पेसिंग उनकी इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। ओके, और एक है रिस्पॉन्सिव, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। रिस्पॉन्सिव के लिए आपको जो सेक्शन मिला है वो है स्क्रीन्स, सर्च एन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन्स के अंदर वही सेम, इफ़ वी वांट टू चेंज SMs, आई थिंक 520 पिक्सल हमें करना है। जो SM का डिफ़ॉल्ट है हमें उसे हटा के 520 कर देना है। सो इसके थ्रू हम वो भी कर सकते हैं। या तो ये क्या करेगा, वो मिनिमम बिट, जैसे अभी के लिए डिफ़ॉल्ट 640 है, तो वो मिनिमम बिट 520 पे वर्क करेगा। स्मॉल फॉर अबव स्क्रीन साइज़ देन 520, मतलब 520 से ऊपर जितने भी साइज़ होंगे उनके लिए वो क्लास कराएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिनिमम बिट पर नहीं खेलना, बिकॉज डिफ़ॉल्ट में मिनिमम बिट सेट करता है फॉर मीडिया क्वेरीज, सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम बिट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट मैक्सिमम बिट 640 पिक्सल। तो ये थोड़ा फटेगा बिकॉज हम बाकी सारे ब्रेक पॉइंट सेट नहीं करें, बट एक थोड़ा सा वो भी मिल जाएगा आपको। तो हम इसे रन करते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि हमने SM पे लगाया था ग्रिड कॉल्स टू, तो ये कौन से ब्रेक पॉइंट पे 2 होगा वो हम देखते हैं। तो हम वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। तो आप देखोगे कि इसने अभी के लिए हमारा लार्ज ही लगा रखा है, फॉर LG लगाया है इसमें हमारे लिए। वेट मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुआ है।
सेकेंड। Don't know why it's not working. इसे बिल्ड करके देखते हैं एक बार, चेक करते हैं। जनरेट की है कैसे, थिंक कर दी है। आई थिंक तब कुछ इशू था, आई थिंक बिल्ड नहीं किया था हमने, अब इसमें जनरेट कर दी है क्लासेस। मतलब इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो इसी क्लासेस को। आई डोंट नो व्हाई मैक्सिमम विड्थ वर्क नहीं कर रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हम जाके देखते हैं सेट हुआ या नहीं। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। आई थिंक हम कुछ गलत सेट कर रहे हैं। इसकी चेक कर लेते हैं एक बार कि ब्रेक पॉइंट्स पे हम क्या गलत सेट कर रहे हैं। ओके, ओह सॉरी हम गलत सेट कर रहे थे, सॉरी। हमें मिन मैक्स करना है, ना कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। सॉरी, सिंटैक्स मिस्टेक। थिंक अब ये वर्क करेगा। तो वापस अपने हो जाए। ओके, तो आप अपने ब्राउज़र पे जाके आप देखते हैं कि आई थिंक आप सेट कर देना चाहिए इसे। क्या देखते हैं, अभी भी नहीं लगाया इसमें। आई थिंक मैं कोई सिंटेक्स मिस्टेक कर रहा हूँ, बट यस आप इस टाइप से कर सकते हो। उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आप देख सकते हो जाके। आई थिंक कोई छोटी मोटी गलती करी होगी, आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर देख सकते हो कि ऐसा आप सेट कर सकते हो। मेरे में कुछ शायद कुछ मिस्टेक हो रही है जो पकड़ में नहीं आ रही है, टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अब। तो इस टाइप से आप रिस्पॉन्सिव क्लासेस को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको और भी छोटे स्क्रीन साइज़ पे काम करना है तो वह आप ऐड कर सकते हो। आपको SM के साइज़ को चेंज करना है, LG के साइज़ को चेंज करना है, ब्रेक पॉइंट को, तो वो भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो इस टाइप से थीम में आप चेंज कर सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर हम वापस फिर से अपने एक बार कोड पे जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऑल कलर क्लासेस को चेंज नहीं करना है तो हम सिंपल बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर और टेक्स्ट कलर इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं। और उनके अंदर अगर हम ये क्लास डालें, सॉरी ये कलर डालें, तो वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर स्पेसिफिक क्लास जनरेट करेगा, ना कि जितनी भी कलर स्पेसिफिक क्लास है वो करेगा। फॉर एग्जांपल ये अब बॉर्डर कलर के लिए नाइट ब्लू जनरेट नहीं करेगा, टेक्स्ट कलर के लिए नाइट ब्लू जनरेट नहीं करेगा, वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर के लिए ही नाइट ब्लू जनरेट करेगा हमारे लिए। तो इस टाइप से आप अपने खुद का स्टाइल गाइड डिफाइन कर सकते हो इस थीम ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, मैंने इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आप इस लिंक पे जाकर इनका देख सकते हो कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आप कन्फिगर कर सकते हो थीम ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके,
नेक्स्ट इज़ वेरिएंट्स। सो वेरिएंट्स वो सेक्शन या फिर वो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप सेट करते हो कि आपकी कौन सी यूटिलिटी क्लासेस के लिए कौन कौन सी वेरिएंट क्लासेस जनरेट होनी चाहिए। वेरिएंट क्लासेस मीन्स लाइक सूडो क्लास वेरिएंट्स लाइक होवर, फोकस, एक्टिव और रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स लाइक SM, MD, LG। तो वेरिएंट्स ऑब्जेक्ट में आप ये सेट कर सकते हो कि कौन कौन सी क्लासेस कौन कौन से वेरिएंट को जनरेट करेंगी। एग्जाम्पल अगर हमें के लिए कोड पे वापस जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हमने अपने बटन के ऊपर एक होवर क्लास लगाया है। हमने अपने बटन के ऊपर एक होवर क्लास लगाया है BG Night Blue 4। तो वेरिएंट हम आते हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल में वापस, तो उसमें नीचे आएंगे जस्ट बिलो द थीम ऑब्जेक्ट। हम एक सेट अपना हम वेरिएंट्स का एक अपना सेक्शन क्रिएट करेंगे विच इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम देंगे बैकग्राउंड कलर। इन सबको भी आप इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है इसलिए मैं सब डिस्कस नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर में इनकी प्रॉपर्टी एरे होती है। तो वेरिएंट्स में क्या है कि क्या कैच है कि आपको जो भी वेरिएंट क्लास आपको लगानी है आपको सब डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकग्राउंड कलर के लिए होवर भी जनरेट करना है, फोकस भी जनरेट करना है और रिस्पॉन्सिव भी जनरेट करना है, तो आपको सबको डालना ही पड़ेगा। बिकॉज ये जो भी आप इस एरे में डालोगे, जो भी आप वेरिएंट इस एरे में डालोगे, वो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग वेरिएंट के जो डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है बैकग्राउंड कलर के लिए उसको। ये थीम की जगह हमें कोई एक्सटेंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता है। हमें सब जितने भी हमें वेरिएंट क्लासेस जनरेट करनी है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए वो हमें सब लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे होवर फॉर एग्जांपल मुझे होवर नहीं चाहिए, अब मैंने कर दिया, मुझे सिर्फ फोकस स्टाइल चाहिए और इस पर रिस्पॉन्सिव में सब इंक्लूड हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिव में SM, MD, LG जितनी भी स्पेसिफिक क्लासेस हैं वो सब रिस्पॉन्सिव वेरिएंट के अंदर आती हैं। तो वो एक साथ जनरेट करता है, उनको अलग अलग हम करके जनरेट नहीं कर सकते हैं। वो अगर आपको चेंज करना है कि आपको सिर्फ SM, MD ही चाहिए तो आप थीम के थ्रू से कर सकते हो। तो मैंने इसे किया। तो अब हम मतलब हमारा इंटेंडेड रिजल्ट ये है कि होवर ना चले, बटन के ऊपर होवर वर्क ना करे। आई थिंक ऐसा होना चाहिए। तो हम इसे देखते हैं। अब वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसमें बिल्ड कर दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि अब कोई होवर स्टाइल नहीं लग रहा है, बिकॉज हमने कहा है कि बैकग्राउंड कलर के लिए जो कि हमने लगाया है BG होवर BG मतलब बैकग्राउंड कलर के लिए कोई होवर क्लास जनरेट ना हो, सिर्फ फोकस और रिस्पॉन्सिव क्लास जनरेट हो। हमने ये क्या है, हमने इस टेलविंड में ये कॉन्फ़िगर किया है खुद। तो इस टाइप से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे डिफरेंट सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, विड्थ, हाइट, इन सब के लिए प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। इसका भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे वेरिएंट सेक्शन है जो यहाँ पे वेरिएंट्स, इसके नीचे आपको सब मिल जाएगा कि कौन कौन सी वेरिएंट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है और इनकी कीज़ भी आपको मिल जाएंगी यहीं पर आराम से। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, थीम के लिए आप थीम ऑब्जेक्ट पे आके देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप थीम के थ्रू सेट कर सकते हो। इन दिस स्क्रीन्स, कलर, स्पेसिंग, इनमें क्या क्या सेट कर सकते हो वो भी आपको बता दे रहा है। ओके, सब सेट कर सकते हो। तो वापस जाते हैं। तो इट्स वेरिएंट, तो ये वेरिएंट था। अब हम आते हैं, आई थिंक 1 और 2 टॉपिक्स ही बचे हैं। कंपोनेंट, जैसा मैंने बताया कि कुछ रिपीटेड यूटिलिटी पैटर्न्स को हम कंपोनेंट में कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो साथ का एग्जांपल देख लेते हैं अपने खुद के जो हमने अभी एग्जांपल्स बनाए हैं। हमने भी खुद के एग्जांपल बनाए। 1 सेकेंड, तो हम वापस अपने कोड पे ओके। तो अभी के लिए आप अगर देखोगे तो बटन क्लास पे हमने एक अपना एक यूटिलिटी पैटर्न या फिर मल्टीपल यूटिलिटी क्लासेस सेट करी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें से बार बार कॉपी पेस्ट करके बटन को, जो कि आई थिंक बहुत कॉमन एक कंपोनेंट है, हम बार बार कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा अपने HTML को बिजी ना बनाएं। हम चाहते हैं कि इसे एक छोटी सी कंपोनेंट फाइल में हम एक्सट्रैक्ट कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे उठाएंगे। फॉर एग्जांपल इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें जाना है अपनी एंट्री CSS फाइल में। यू कैन क्रिएट कंपोनेंट्स फ्रॉम हेयर। एग्जांपल मुझे एक कंपोनेंट क्लास बनानी है जिसका नेम हो सकता है टेलविंड, बटन हो जाएगा।
तो टेलविन हमें एक और डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है एट अप्लाई करके, इसके थ्रू हम टेलविन को बता रहे हैं कि जो भी क्लासेस जो भी स्ट्रिंग हम अप्लाई के बाद लिखेंगे या फिर जो भी क्लासेस का हम अप्लाई के बाद लिखेंगे वो सब तुम अपनी यूटिलिटी क्लासेस में सर्च करो, अगर वो है तो इस स्पेसिफिक कंपोनेंट क्लास में उन्हें अप्लाई कर दो, उनके स्पेसिफिक स्टाइल्स को। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि नाइट ब्लू का जो भी स्टाइल है वो इसमें अप्लाई करो, सेम फॉर टेक्स्ट फाइल, सेम फॉर px4, py2, राउंडेड, mt10 एंड ml10। बट इसमें जो होवर एंड फोकस क्लास है वो आप ऐसे सेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए कुछ अलग वेरिएंट्स कह रहा हूँ, उसके लिए कुछ अलग डायरेक्टिव्स हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि हम इस सेक्शन में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर हम वो डिस्कस करने बैठेंगे। तो एक और सॉल्यूशन है, हम इन्हें हटा देते हैं, हमने इन्हें हटाया। हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे हम अपना CSS में लिखते हैं, हमने होवर लिया, हम होवर में फिर से डालेंगे एट अप्लाई, मीन्स इस वाली क्लास के होवर पे क्या रन करना है हमें, मैंने क्या कि मुझे BG नाइट ब्लू 4 कर देना है, सेम फॉर फोकस BG बटन फोकस एट अप्लाई, दिस को हटा देते हैं। ओके, अब इसे हम फिर से बिल्ड करते हैं बिकॉज हमने एंट्री फाइल में चेंज किया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे टेलविन बटन करके एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब देखोगे हमने कोई स्टाइल्स नहीं लिखे हैं, हमने एग्जिस्टिंग जो यूटिलिटी क्लासेस हमने बनाई हैं या फिर टेलविन ने हमें प्रोवाइड करी है, हमने वही हम वही यूज़ में ले रहे हैं। तो वापस मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो आई थिंक कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जैसा हमारा बटन था वैसे ही रहना चाहिए जो है भी। बट अगर आप देखोगे कि होवर स्टाइल तो हमने डिसेबल कर दिए थे बटन के लिए, बैकग्राउंड कलर के होवर स्टाइल हमने डिसेबल कर दिए थे, ये इसलिए वर्क कर रहा है बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अवर कंपोनेंट क्लास, इसमें हमने डायनामिकली होवर पे क्लास ऐड करी है, हमने होवर क्लास ऐड नहीं करी है, हमने डायनामिकली होवर पे क्लास ऐड करी है, सो इसलिए वर्क कर रहा है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता। ओके, तो इस तरह से आप कंपोनेंट अपने बिल्ड कर सकते हो रिपीटेड यूटिलिटी पैटर्न से, या फिर कुछ ऐसा कंपोनेंट जो काफ़ी बिजी बना रहा है आपकी आपकी HTML या टेम्पलेट फाइल को, तो उसे भी आप कंपोनेंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड वन लास्ट पॉइंट आई थिंक साइज़ ऑप्टिमाइजेशन। सो अभी के लिए हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा साइज़ था इसका, 2.34 समथिंग MB था, तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप जो थीम का ऑब्जेक्ट है उसे कॉन्फ़िगर करो, लाइक आप वही कलर्स पैलेट यूज़ करो जो आपको अपने एप्लीकेशन में चाहिए, उसकी पूरी डिफ़ॉल्ट को आप यूज़ ना करो, अपने खुद के थीम ऑब्जेक्ट बनाओ, अपने खुद की स्पेसिंग यूनिट्स लिखो, अपने स्क्रीन साइज़ खुद लिखो, तो उससे आपका जो क्या कहते हैं साइज़ है आपके CSS फाइल का वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज जो एक्स्ट्रा जो यूज़लेस क्लासेज हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो टेलविन की, तो वो आप रिमूव कर रहे हो, यू डोंट वांट डिफ़ॉल्ट क्लासेस, तो आप उसे रिमूव कर रहे हो, जो आप क्लास आपको चाहिए आप उसे इंक्लूड कर रहे हो। बट कभी कभी ये फीचर भी तब ये तरीका भी कुछ डेवलपर प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज दे वांट स्मूथ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही आ सकता है, ही आ सकता है। सो दैट्स वाई टेलविन में एक और फीचर है पर्ज का, जो इंटरनली पर्ज CSS यूज़ करता है। पर्ज CSS मतलब कि पर्ज CSS एक टूल है जो आपकी HTML टेम्पलेट फाइल को में जाके स्कैन करेगा कि कौन कौन से आप स्पेसिफिक क्लासेस आप यूज़ कर रहे हो, फिर उस हिसाब से आपके CSS फाइल को वो फ़िल्टर कर देगा कि जोन सी क्लास आप अपनी HTML या फिर टेम्पलेट फाइल में यूज़ नहीं कर रहे हो वो वाले हटा दो, और जो कर रहे हो वही रहने दो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ हम अपने कोड में जाते हैं। तो वापस हम टेलविन फाइल में आएंगे तो हमें एक और क्रिएट करनी है पर्ज इज एन ऑब्जेक्ट, इसमें आपको लिखना है enabled ट्रू एंड कंटेंट शुड बी एन अरे। इसके अंदर आपको वो सब फाइल पाथ लिखने हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं फॉर पर्ज, और पर्जिंग मतलब कहाँ कहाँ आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप Vue.js का प्रोजेक्ट है तो आप व्यू फाइल्स डाल सकते हो, JSX फाइल डाल सकते हो इन केस ऑफ रिएक्ट। तो फॉर एग्जांपल अभी हमें सिर्फ
मैं अपने रूट फोल्डर पे जितनी भी .html की फ़ाइल है उन सबको मतलब पर्जिंग के लिए सिलेक्ट करना है, जितनी भी HTML फाइल है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए एक है, तो अभी के लिए देखोगे 2.36 MB हमारा साइज़ है। आई थिंक ये रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब हम बिल्ड करेंगे, अब देखते हैं इसका साइज़ कितना कम होता है। तो देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बिल्कुल ही डाउन आ गया है इनके साइज़ में। 2.4 MB से सीधा 4.74 के, बिकॉज अब क्या हुआ है 4.7 की इसलिए आया बिकॉज हम बहुत ही कम क्लास यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसने क्या किया, जो भी क्लासेस उसे दिखी कि HTML में यूज़ हो रही है, उसने वही क्लास को सीरीज फाइल में ऐड किया, बाकी सबको उसने वहाँ से हटा दिया जो कि यूज़ नहीं है। ओके, कि आउटपुट फाइल काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई होगी, ज़्यादा कोई क्लास नहीं होगी इसमें। ओके, सो एक कॉन्फ़िगरेशन का एक फ्लो में बताता हूँ टेलविन का कैसे वर्क करता है। टेलविन जब आप बिल्ड करोगे तो पहले कॉन्फ़िग फाइल में चेक करेगा कि आपने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगाई है, आपने पर्च फीचर सेट किया है या नहीं किया है। इसके बाद वो आपकी एंट्री फाइल पे जाएगा। एंट्री फाइल पे वो देखेगा कि आप क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हो, बेस फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, कंपोनेंट कर रहे हो, यूटिलिटीज इंपोर्ट कर रहे हो। फिर वो कॉन्फ़िग फाइल के स्पेसिफिक उन तीनों स्टेप्स के हिसाब से आपकी CSS फाइल में क्लासेस जनरेट करेगा। फिर अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया है तो फिर उन यूटिलिटीज़ जो आपने ऐड करी उनकी बेस पे वो कंपोनेंट क्रिएट करेगा। अगर उसे वो यूटिलिटी क्लासेस नहीं मिलती है जो आपने कंपोनेंट के लिए यूज़ करी है, तो वो एरर फेंक देगा कि यूटिलिटी क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर वो इन एंड आप जाके आउटपुट फाइल में सारी अपनी क्लासेस कंपोनेंट क्लासेस के साथ जनरेट कर देगा। सो दैट्स अ बेसिक फ्लो ऑफ टेलविन। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सो बट नेक्स्ट में अगर मैं कहूँगा कि कुछ फीचर्स है जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किए, डायरेक्टिव्स हैं, और भी काफ़ी डायरेक्टिव्स देता है। स्क्रीन के लिए अलग डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है हमें टेलविन, एंड और वेरिएंट्स के लिए डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिव साइज़ के लिए डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। वो हमने डिस्कस नहीं किए बिकॉज अगर डिस्कस करते तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में भी ना पाता। एंड एक प्लगइन्स है, टेलविन हमें कुछ प्लगइन्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम बिना एंट्री फाइल के भी अपनी टेलविन का एक स्टाइल कॉन्फ़िग की आउटपुट फाइल जनरेट कर सकते हैं बिना किसी इनपुट फाइल के। सो बिकॉज हम टेलविन के कॉन्फ़िग फाइल में हम प्लगइन्स के थ्रू कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी यूटिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बेस स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़े इसके एडवांस फीचर हैं। आई थिंक यू शुड चेक आउट इस डॉक्यूमेंटेशन, वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो वो पूछ सकता है। बहुत लंबा सेक्शन हो गया है। किसी के कोई डाउट्स हों ओके देन, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक इसे अच्छे से समझने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेकआउट करना पड़ेगा, एंड वहाँ से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। एंड क्वाइट ईजी टू यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स दे दिए, कोई लिमिटेड फीचर्स है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।